चलिए इंडिया बोल रहा कि आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं। मोटापे की बात करते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आप मोटे हैं, या आप ये मानते हैं कि आपके परिवार में कोई मोटापे का शिकार है, या फिर आपका कोई दोस्त है जो मोटापे से परेशान है? तो ये खबर आपके लिए है और आज आपको खबर को देखना होगा और पूरा विश्लेषण समझना होगा, क्योंकि देश की संसद में बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री ने पेश किया उसमें मोटापे को लेकर एक बड़ी फाइंडिंग बताई गई है, उसको लेकर चर्चा की गई। आर्थिक सर्वे में ये कहा गया कि हिंदुस्तान के लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है और आज हर चौथा भारतीय मोटापे का शिकार है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। अब आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे में मोटापे को लेकर क्या कुछ कहा गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि भारतीय युवाओं में मोटापा गंभीर बीमारी है। युवाओं में, वयस्कों में मोटापे के बढ़ने की दर जो है वो 3 गुना है। 3 गुना तेजी से वयस्कों में मोटापा बढ़ रहा है। इसके अलावा बच्चों में मोटापा वृद्धि की परेशानी सबसे अधिक है। NFSH के मुताबिक भारत में मोटापा वृद्धि दर 4% बढ़ गई है। मोटापा वृद्धि दर 18.9% से बढ़कर 22.9% हो गई है। महिलाओं में यह दर 24% तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की तुलना में शहरी लोग अधिक मोटे हो रहे हैं। शहरों में 29.8% पुरुष और 33.2% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। आप देखिए, यानी जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। इसी के साथ इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश में कुल बीमारी का बोझ 56.4% का हिस्सा अनहेल्दी डाइट की वजह से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी और वसा से भरपूर एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत वृद्धि ये बहुत बड़ी वजह है। शारीरिक गतिविधि में कमी, वर्क नहीं कर रहे लोग, वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, विविध खाद्य पदार्थों तक सीमित पहुंच, और जिसके कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मोटापे की समस्या बढ़ रही है। ये बात आर्थिक सर्वे में है। अब ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। 90% बीमारियों की जड़ ये मोटापा होता है। मोटापा कैंसर से भी अधिक घातक बीमारी है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 5 से 19 साल के आयु वर्ग में 6.3 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से परेशान हैं। बड़ा आंकड़ा है ये। 20 साल से अधिक उम्र वाले लगभग 15.80 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। एक लंबी तादाद है इनकी। मोटापे को लेकर एक डरावना सच यह भी है कि पूरी दुनिया में हर साल मोटापे की वजह से करीब 47 लाख लोगों की जान जाती है। दुनिया में 1 अरब से भी अधिक लोग मोटापे से परेशान हैं और इसमें 16 करोड़ बच्चे हैं, 88 करोड़ वयस्क हैं और जिनमें 51 करोड़ महिलाएं और 37 करोड़ पुरुष हैं। WHO की माने तो 1997 में मोटापे को परिभाषित करते हुए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पैरामीटर तय किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर किसी महिला की कमर 80 सेंटीमीटर और पुरुष की कमर 94 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मोटापे की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। मोटापे पर NFSH 5 की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा गया है। अब उसमें क्या कहा गया, आप विस्तार से देखिए। अब आपको दिखाते हैं क्या इस रिपोर्ट में कहा गया। इस रिपोर्ट को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि मोटापा आज सबसे बड़ी बीमारी है और पूरी दुनिया में यह चिंता की बात है। हिंदुस्तान में 12% पुरुष मोटापे का शिकार है। 12%। आप देखिए, आंकड़े दिखाते हैं। जो पुरुष हैं वो 12%, महिलाएं 40%। यानी ये जो आंकड़े हैं महिलाओं में ज्यादा है। 40% जो महिलाएं हैं वो मोटापे की शिकार है। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि किस तरीके से इस पर काम करना होगा। अब महिलाओं पर किए गए सर्वे का एक और नेशनल मैप आपको दिखाते हैं, जिसमें 3 लेवल पर राज्यवार मोटापे को परिभाषित किया गया है। अब वो मैप लाइए, आपको दिखाते हैं कि राज्यवार क्या स्थिति है। अब आप यहां पे देखिए, राज्यवार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो मैप में कि जो राज्यों के वेरी हाई और लो कैटेगरी में बांटा गया है। और वो अब देखिए, वेरी हाई, ये रेड है जितने हैं ये वेरी हाई है, और हाई प्रिविलेंस वाले करीब 35 से 50% हैं, और वेरी हाई वाले 50% से अधिक है। लो में है करीब 35%। ये देखिए, भी जो आंकड़े हैं
वेरी हाई में कौन है? कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, इधर सिक्किम, नीचे आइए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वेरी हाई में। अब देखिए, अब हाई में आप देखिए, जो हाई में यानी ये जो येलो आप देख रहे हैं, दिल्ली भी आता है। हाई में दिल्ली, यूपी, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। अब तीसरी कैटेगरी है, उसमें आप देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है। तो ये वो मैप है जिसके जरिए आप समझिए किस तरीके से पूरे भारत में जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस मैप के सर्वे में 15 से 49 साल की महिलाओं का डेटा हमने आपको दिखाया, उसके आधार पर यह सर्वे किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की साओ पोलो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जंक फूड ये होने वाला है मोटापा। इसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं। जो लोग जंक फूड अधिक खाते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है। लिवर और स्टाइन के पास ज्यादा फैट इकट्ठा होने की वजह से उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। यानी जंक फूड आपको उस पर लगाम लगानी होगी। और क्या दिक्कत आती है? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपको मोटापे के शिकार हैं तो ये जो बीमारियां आप देख रहे हैं, इन बीमारियों से आप स्वतः ग्रसित हो जाएंगे। तो इससे बचना है तो आपको मोटापा कंट्रोल करना होगा, जिसमें खास बात आप देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से आजकल हर कोई परेशान है। तो ऐसे में मोटापा इसकी जड़ है, इसकी जर्नी है। जैसी बीमारियां होती हैं, एक रिसर्च में यह बताया गया है कि जिन लोगों की डाइट में 64% जंक फूड होता है, उनमें से 52% लोगों का पेट बाहर निकल आता है और वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसको अगर आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो जंक फूड का ज्यादातर इस्तेमाल और एक्सरसाइज का कम करना लोगों को मोटा बना रहा है। आपको फिट रहना है तो बाहर के जंक फूड को कम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज आपको लगातार करना पड़ेगा। भारत की बात करें तो भारत में मोटापे का शिकार हर उम्र के लोग हैं। इसमें बच्चे, किशोर, युवा, बुजुर्ग, हर तबके के लोग शामिल हैं। और जिस तरीके से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है उसको देखते हुए WHO ने चेतावनी जारी की है। 2025 तक मोटापा कोरोना जैसी गंभीर जो बीमारी है, महामारी थी, उसमें तब्दील हो जाएगा। और उसकी पूरी आशंका है कि अगले साल आपके शरीर में होने वाले ज्यादातर बीमारियों की वजह आपका मोटापा होगा। WHO कहता है कि दुनिया में मोटापे की वजह से हर साल कैंसर के 2 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। आप देखिए कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह मोटापा भी है। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने की वजह मोटापा हो सकता है। मोटापा कैंसर के लिए स्मोकिंग से अधिक बड़ा कारण बन गया है। अभी तक हम जानते थे कि स्मोक करना कैंसर का, लेकिन मोटापा उससे भी बड़ा कारण है। इसके साथ साथ मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारी भी अधिक लोगों को परेशान करती है। लोगों को दिल का दौरा पड़ने की भी बड़ी वजह मोटापा ही है। मोटापे को लेकर भारतीय युवा क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय रखते हैं, इसको जानने की भी हमने कोशिश की। देखिए इंडिया क्या बोलता है। हम इस वक्त एक जिम में हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कोच है दिनेश जी है। दिनेश जी, हर चौथा व्यक्ति मोटा पाया जा रहा है भारत में, एक चिंता का विषय है। लेकिन आप जिम में कोचिंग देते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, कितना ये मुश्किल है, कितना ये आसान भी है, कैसे मोटापे को कम किया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो ये है कि मोटापा एक बीमारी है ना, तो उसको एक बीमारी की तरह लेना चाहिए। और उसको कम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। लाइफस्टाइल चेंज करने में सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना और बिल्कुल टाइम से खाना। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए खाओ, जब भी मर्जी आए वो। और आजकल इतने सारे फूड जायंट्स हो गए हैं तो लोग ये सोचते हैं कि घर पे खाने की जगह बाहर ही खाया जाए। तो प्रोसेस्ड फूड को कम खाना चाहिए। और आजकल हर दूसरी चीज़ में पाम ऑयल होता है जो लोग देखते नहीं हैं। तो पाम ऑयल सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, और एक ट्रांस फैट। तो आपको इन खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर जिम करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाएंगे तो पतले रहेंगे, छोड़ेंगे तो मोटे हो जाएंगे। कोई भी वर्कआउट करोगे, चाहे वो जिम हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, आप रेगुलर करोगे तो फिट रहोगे। बिल्कुल। और जिम में आते हैं, मैंने सुना है कि आपने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म किया है। पहले कितना वेट था, अभी कितना वेट है, कितने टाइम में किया और कैसे किया? जी, पहले मेरा वेट था 89 kgs, अभी मेरा वेट है 76 kgs। तो ये मेरा करीबन साल भर हो गया है। तो ये मेरी डाइट का और मेरे कोच का सारा काम है। तो सुबह की रोज़ की वो करनी एक्सरसाइज, और जो भी ये डाइट है उसका ध्यान रखना, उससे फ़र्क पड़ता है। सर, मेरी एज 40 इयर्स है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक 18 साल का है, एक 15 साल का है।
और मेरा वेट 76 था पहले, अभी 64 65 है। और मैंने ये 3 से 4 महीने में कम किया है। रेगुलर जिम आके एक्सरसाइज करके, सर कार्डियो करवाते थे, वेट ट्रेनिंग करवाते हैं और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। मेरा 65 वेट था, अभी मेरा 59 वेट है। सर ने मुझे डाइट चार्ट वगैरह बना के दिया था। और पहले जैसे मेरे को पीसीओडी भी मैं फेस कर रही थी, तो अभी जैसे ही सर ने डाइट वगैरह मुझे जैसे भी बना के दिया है, उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो पीसीओडी वगैरह इनको भी रिलीफ मिला है। अब यहां पर वेट लॉस को लेकर आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है, और वो ये कि मार्केट रिसर्च फर्म ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, उसका ग्लोबल मार्केट में साल 2022 में 142.58 अरब डॉलर का था। अब 2030 तक इसके 9.94% कंपाउंड ग्रोथ की बात सामने की जा रही है। यानी दुनिया में मोटापा बढ़ने की रफ्तार भी इसी के आसपास रहने वाली है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप भी काफी हद तक जिम्मेदार है। घर बैठे आपने ऑर्डर किया, खाना मिल गया। दिन भर ऑनलाइन रहना, मोबाइल मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है। मोबाइल हम लोग आजकल दिन भर देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अधिक वक्त गुजारना, गेमिंग की लत पहले ही लोगों को शारीरिक परिश्रम से दूर कर देती है, और ऐसे में ऑनलाइन फूड ऐप के जरिए लगातार हर वक्त कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता है। आप ऑर्डर करिए, आपके घर में मिल जाता है, और जिसकी वजह से आदत लोगों को मोटा बना रही है। इधर भूख लगी और तुरंत आपने मोबाइल में ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऐप खोला और 30 मिनट में जो आपने मनपसंद खाना मंगाया, खासकर लोग जंक फूड मंगाते हैं और उसको आप ऑर्डर कर देते हैं, और फिर गर्मा गर्म जंक फूड आपके सामने आ जाता है, और फिर आपकी हेल्थ खराब करते हैं। उसके बाद आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 11% लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। यह आंकड़ा बहुत कम है, बढ़ना पड़ेगा। भारत के साथ साथ दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो मोटापे को लेकर कहते हैं भाई ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा न केवल बीमारी है बल्कि कई बीमारियों की जड़ है। ऐसे में लोगों को बढ़ते मोटापे के खतरे को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। कि आप समझिए, अगर मोटापा आपको है तो इससे आपको हाइपरटेंशन होगा, है ना, आपकी सांस फूलेगी, आपको आगे जाके जो है लंग्स की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप ये समझिए, जो हमारे भारत का आज की डेट में जो फूड है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, लोग जो है ब्रेकफास्ट, काफ़ी लोग हैं जो स्किप करते हैं और रात को हैवी डिनर लेने की आदत है। तो रात को आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा स्लो होता है। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो है रात को कम भोजन किया जाए, 6 बजे के बाद तो भोजन ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए आजकल की लाइफ में पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये बड़े कॉमन हो गए हैं। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते यही सबसे कहूँगा कि रेगुलर जो है आप एक्सरसाइज करें, और अगर मोटापा आपका बढ़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं आपको सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत होगी, और ये आगे चल के लॉन्ग टर्म पे आपकी नसों को ब्लॉक कर सकता है, आपके क्लॉट्स बन सकते हैं, और वो क्लॉट अगर दिमाग में जाके रुकेगा तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर वही क्लॉट आपके हार्ट में आ गया तो आपको जो है हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारी जो हैं चीज़ें होती हैं। महामारी बन गया है मोटापा, और ये ग्लोबल परेशानी है। बीतते वक्त के साथ साथ खराब जीवन शैली पर इस परेशानी को और बढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मोटापे की समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। जैसे, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, संतुलित आहार लेना होगा, आपको अपने डाइट में ताजे फल को रखना होगा, हरी सब्जियों का सेवन करना होगा, और दिन में करीब 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। ज्यादा मीठा ना खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं। 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। 2 से 3 किलोमीटर रोजाना आपको टहलना ही है। स्विमिंग और साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, यानी जो आपके लिए बेहतर हो आप करिए। तनाव सबसे बड़ी बात है, तनाव से आपको बचना होगा। अधिक समय तक न बैठे रहें, उठ के आपको चलते रहना। आप ऑफिस में हैं, 5 घंटा बैठे हैं, उठ के आपको थोड़ा टहलना पड़ेगा। फास्ट फूड और तले भोजन से आपको बचना होगा। ये मोटापे की एक सबसे बड़ी वजह है। मोटापे को भले ही आप हल्के में लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक WHO में मोटापे को कोरोना से बड़ी महामारी माना गया है। ऐसे में WHO ने ओबेसिटी को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक सुझाव भी दिए हैं। वो सामाजिक सुझाव क्या है आपको बताते हैं। अब इसमें कहा गया है कि फूड आउटलेट की तादाद को कम किया जाए, बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फूड आउटलेट की आबादी के अनुपात में हो,
फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाया जाए और एक साथ में फ्री के ऑफर में ना पड़े, भाई एक के साथ एक फ्री है तो आप उसको खाते जाएं, इससे आपको बचना होगा। हाल ही में ब्रिटेन में मोटापे को काबू में करने को लेकर एक नियम तय किया गया है कि जंक फूड को लेकर किसी भी तरह से विज्ञापन टीवी पर 9 बजे के बाद नहीं दिखाया जाए। ये बहुत बड़ी पहल है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन सेहत आपकी है और फैसला आपका है, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी हिट रहेगा इंडिया। ये विश्लेषण आपको ध्यान से आपने देखा होगा और उसको आपको फॉलो करना होगा। चलिए, इंडिया बोल रहा में अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात है नीट विवाद को लेकर। आज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गहमागहमी बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में जहां एक बार नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई हुई और जिसमें कोर्ट ने एनटीए को आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट से फिजिक्स के एक सवाल के 2 सही उत्तर 15 प्रश्न पत्रों की जांच करवाकर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष बीच नीट को लेकर जबरदस्त तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट विवाद का मुद्दा उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सरकार की तरफ से जब कदम उठाने के बारे में उन्होंने बताया कि सरकार क्या कदम उठा रही है और उन्होंने भी कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उस पर काम करेंगे, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। प्रश्न पूछते हैं, एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट। आज संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किस तरीके से नीट का मुद्दा उठाया, उन्होंने पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठा दिया। इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या जवाब दिया, अब आपको वो सुनाते हैं। ये पूरे देश में ये स्पष्ट है कि पूरे देश को ये मालूम है कि गंभीर समस्या है हमारी परीक्षा प्रणाली में। और केवल नीट का प्रश्न नहीं है, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं सब में कुछ न कुछ समस्या है। माननीय मंत्री जी ने सब पे दोषारोपण किया है अपने को छोड़ करके। मैं नहीं समझता हूं कि क्या चल रहा है, वो इस चीज को नहीं समझते हैं। ये प्रश्न काल इसलिए प्रश्न पूछते हैं। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है कि एनडीए जब से सत्ता में आई है तब। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी और रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर सरकार बनाएगी। मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 है, कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। वहीं राहुल गांधी ने संसद से बाहर आने के बाद भी नीट मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब तक सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।
मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। अब आपको नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, ये भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बेंच में सुनवाई के बाद एग्जाम में फीस के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में उम्मीदवार जो छात्र थे, एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था और इसके लिए 2 सही ऑप्शन सुझाए गए थे और जिससे 44 छात्रों को बोनस मार्क्स मिला और 4.2 लाख कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली से उनके डायरेक्टर से अनुरोध करते हैं कि 3 एक्सपर्ट की एक टीम बनाए और इस विषय पे एक रिपोर्ट सौंपे। एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजिए। इसके अलावा सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं को से आधे पेज में नीट यूजी रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का डिटेल सबमिट करने के लिए भी ईमेल करने को कहा है। तो अब देखिए कि किस तरीके से कोर्ट में हुआ। नीट विवाद पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पकड़े गए आरोपी के बयान से लगता है कि नीट का पेपर 4 मई से पहले लीक हुआ था और स्थिति यह बताती है कि पेपर स्ट्रांग रूम वॉल्ट से पहले लीक हुआ और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, पहले ही हो गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया गया आरोपी एक बिचौलिया है। वो 4 तारीख की रात छात्रों को इकट्ठा कर रहा था ताकि 5 तारीख को पेपर दिलवा सके। 5 तारीख को जहां प्रश्न पत्र मिला वहां आरोपी नीतीश था। इसके अलावा नीट यूजी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी 3 गलती मानी है और कोर्ट को बताया कि एनटीए ने माना कि 8 सेंटर के 3300 स्टूडेंट को गलत पेपर दिया गया था। उन्हें एसबीआई की जगह केनरा बैंक का पेपर बांट दिया गया था। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि हरियाणा के झज्जर में 3 सेंटर पर केनरा बैंक के पेपर बांटे गए। 2 सेंटर्स पर गलती का एहसास होने के बाद फिर उसको वापस लिया गया। 1 सेंटर पर गलत पेपर पहुंचा और साथ ही कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि झज्जर के हरदयाल स्कूल के जो कैंडिडेट्स थे उनको ग्रेस मार्क के लिए दिए गए थे जबकि यहां पेपर सही दिया गया था। ये एक गलती थी जिसे बाद में सुधार लिया गया। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमरनाथ सैनी को सुनिए। जो स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं वो सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीकेज है और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। और इस मुद्दे को लेकर के जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो सारे कोर्ट के सामने दोबारा इन ब्रीफ रखे गए हैं। अब कल एनटीए का जो डिफेंस है, एनटीए के जो रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने हैं और आज जो भी हमारे प्राइम मुद्दे थे जो हम एविडेंसेस दे सकते थे कोर्ट पे, हमें लगता है वो सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि वाइड स्प्रेड लीकेज है और सोशल मीडिया के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट पूरे एग्जाम के ऊपर है। तो आपने देखा किस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा था और 2 प्रश्न पत्र के विकल्प को लेकर कहा था कि इसमें जो रिपोर्ट आप तैयार करिए और उसको रजिस्ट्रार को सौंपिए। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बोल रहा में अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का सोमवार था और शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में शिव भक्त निकले हैं और इन सबके बीच कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। अब सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया, उसके बाद यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर लिया। इसके बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली सभी दुकानों में दुकानदारों के नाम और उनके मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा। विपक्ष ने इस आदेश को संविधान के खिलाफ बताया और अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार करने का आरोप लगा दिया। विवाद इतना गहरा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि दुकानदार नेम प्लेट हटा सकते हैं। दुकानदार अब नेम प्लेट हटा ले, अंतरिम रोक लगा दी गई है इस पर। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि लेकिन इसमें आपको शाकाहार और मांसाहार क्या है आपको मेंशन करना होगा, ताकि जो ग्राहक है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो कहां खाएंगे कहां नहीं खाएंगे। अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद दुकानदारों ने नेम प्लेट लगाई, और फिर अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदार नेम प्लेट हटा भी रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो प्रशासन का आदेश था उसमें आप देखिए सारे दुकानदार हो, रेहड़ी वाले हो, ठेली वाले हो, सबने लगा लिया। और फिर इसके बाद जैसे खबर आई कि अंतरिम रोक लग गई है, इसके बाद आप देखिए उस नेम प्लेट को हटा भी लिया गया। इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी हुई। हालांकि अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, अब उसमें सरकार को अपना पक्ष देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी भी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों को आदेश कर अंतरिम रोक लगा दी, और जिसके बाद दुकानदारों ने नेम प्लेट हटाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना यानी शाकाहार या फिर मांसाहार परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तल्ख टिप्पणी की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया और शुक्रवार तक यानी 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा है, और इस मामले में अगली सुनवाई अब 26 तारीख को होगी। यूपी, एमपी और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश जारी किया था, और इसी आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा भी कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष का क्या कुछ कहना है अब आपको दिखाते हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। ये जीत है संविधान की, ये जीत है भारत के महात्मा गांधी की उस आत्मा को जिसे इन्होंने कहा था अस्पृश्यता निवारण, जाति मिटाओ, धर्म के भेदभाव मिटाओ, उसको इन्होंने कायम किया था। और मैंने इस मुद्दे को आज उठाया था राज्यसभा में, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इसने संविधान की रक्षा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बार बार स्वागत करता हूं। जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है इस आदेश पर। इसको लेकर विपक्ष कह रहा है हमारी जीत हुई है, संविधान की जीत। इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है। जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं,
मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है, और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई हुई, उसमें से एक याचिकाकर्ता थी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। मामले की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ में की, जिनके सामने आदेश को अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में विभाजनकारी बताया और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ बताया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आर्टिकल 15(1) का जिक्र किया गया, साथ साथ 17 का भी जिक्र किया गया, जिसके आधार पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अब ये दोनों आर्टिकल क्या है, अब आपको विस्तार से बताते हैं, आप इसको जानिए। किस आधार पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको रोका गया, अब आप जानिए आर्टिकल 15(1) क्या है। आर्टिकल 15(1) में 4 प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें से एक है आर्टिकल 15(1), जिसके तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 क्या, ये भी आप जान लीजिए। ये आर्टिकल देश में छुआछूत को खत्म करता है और किसी भी रूप में छुआछूत करने पर पाबंदी है। छुआछूत करना कानून के मुताबिक दंडनीय अपराध है और आर्टिकल 17 समानता के अधिकार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। साथ साथ इससे न सिर्फ समानता बल्कि सामाजिक न्याय भी मिलता है और इस पूरे मामले में इनके तहत ही फैसला सुनाया गया है। अब मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी और जहां से सियासी पारा चढ़ा। देखते ही देखते ये मुद्दा पूरे देश भर में छा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, अब ये भी सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अग्रिम रोक लगा दी है। ऐसे में मेरे साथ कुछ यहाँ पर रेड़ा व्यापारी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इस आदेश को लेकर वे क्या सोचते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सरकार ने, आपने देखा होगा, आपके रेड़ों पर नाम लगा दिया गया था। आज इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है आदेश जो मिल रहा है हमें, ऑर्डर मिल तथ्य उतारने से हमें बहुत खुशी हुई है। अब जरा क्या जो सरकार के आदेश से उनसे आपके व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ा था? बस बहुत फर्क पड़ रहा था। तम दुकानदारी हो रही थी, यहाँ 2000 की हो रही थी, 1500 की, 1800 की, 1200 तक की दुकानदारी हो रही थी। अब जरा दुकानदारी खुले की बढ़िया होती है। अब दुकानदारी सोएब एक आदेश किया था सरकार ने, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा किया है सर, क्योंकि जो सरकार ने ऑर्डर पास किया था गरीब लोग उसे ही फॉलो करते हैं, मगर उसमें एक बात आ गई थी, एक ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ढिकना है, उसके लिए कुछ गरीब लोगों में रोष भी था, मगर सरकार से कौन लड़ सकता है। मगर किसी भाई ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कराया, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी की रोजी रोटी अच्छे से चलेगी। बहुत अच्छा आदेश दिया है जो खारिज कराए, उस पर भी जो मजदूर लोग हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मजदूरी करते हैं, बहुत सा आदमी कहता है ये व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार नहीं है, ये तो मजदूरी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है वहाँ। इन फल व्यापारियों को ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक लगाई है, उनमें उसको लेकर इन लोगों में खुशी है। इनका कहना है कि इस चीज़ से लेकर भाईचारा बढ़ेगा और दुकान पर भी इनकी दुकानदारी बढ़ेगी। पंकज बालियान, इंडिया डेली, मुजफ्फरनगर। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने नेम प्लेट के जरिए अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार करने का बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। इसके बाद ये सवाल भी उठता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से कितना कारोबार होता है। अब आपके सामने वो डाटा भी रखते बेहद जरूरी है आपके लिए जानना और समझना।
अब इसमें देखिए पूरा खर्च क्या आता है। कावड़ खरीदने और उसको सजाने में 300 रुपये से 500 रुपये का खर्च आता है। इसके बाद भगवा वस्त्र पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं कावड़िए, और वो भी लगभग 300 से 500 रुपये उस पर भी खर्च करते हैं। खाने पीने में अगर मिनिमम खर्च जोड़ लें तो 300 से 400 रुपये खर्च करते हैं कावड़िए। प्रसाद पर भी 100 से 200 रुपये खर्च करते हैं। यानी कावड़ यात्रा में एक व्यक्ति का जो खर्च है वो 1000 से 1500 रुपये होता है। और हर साल कावड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 करोड़ है। अब 4 करोड़ लोग 1000 से 1500 रुपया खर्च करेंगे तो आप सोचिए आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा। हर साल कावड़ यात्रा में कारोबार करीब 4 से 5 हजार करोड़ का होता है, तो आप समझिए। तो नेम प्लेट लगाने के आदेश के सपोर्ट में भी कई लोग हैं। लोगों का कहना है कि अपना नाम लिखने में क्या हर्ज है। अब उनको भी आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, लेकिन हमने सबने लिखवा रखा, ये अच्छी बात है लिखवाना। हालांकि उन्होंने सरकार को नोटिस भी जारी किया है कि ऐसा इस पर जवाब मांगा है, क्या कहेंगे? ये तो विपक्षी वो है ना सारी, अन्य बात तो सही है। वो आपका जो नाम है, शुभ नाम है, वही लिखे हैं आप। उन्होंने जैसे नीलम लिख दिया, भारत सीमेंट लिख दिया, ऐसे नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आप जो सरकार कह रही है उनका एक मंशा होगा, कुछ न कुछ तो सोचा होगा जरूर। भाई आपका नाम नसीर है तो नसीर फल वाले, आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दीजिए आप, या नहीं? हमारा नाम शुरू से ही है, सन 1964 से है। आज स्माइल स्वीट्स खालपार से हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे दूसरे विपक्ष लोग कह रहे हैं भाई नाम का मामला हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। केट की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो सकती है। ठीक वही हुआ जो कल हमने आपको इंडिया बोल रहा में बताया था। हमारी खबर के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने खुद को देश और पार्टी के हित के लिए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला हो सकता है। क्योंकि अपना नाम वापस लेते हुए जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर नाम बताया। अगले महीने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को टक्कर देने में कितनी कामयाब होंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या पहली बार व्हाइट हाउस में होगी किसी भारतीय मूल के राष्ट्रपति की एंट्री। अब आगे आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की एक हलचल पर भारत की नजर टिकी हुई है। हर हलचल पर भारतीयों की निगाहें हैं, क्योंकि अब जो बाइडेन राष्ट्रपति के रेस से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच से मुकाबला है, और भारत के लिए बेहतर कौन होगा ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या भारतीय मूल की होने के नाते कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के लिए कुछ खास करेंगी, या फिर कमला हैरिस से ज्यादा फायदेमंद होंगे डोनाल्ड ट्रंप। आज इसकी एक एक डिटेल, एक एक पड़ताल हम करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। पिछले चुनाव में आपको याद होगा हाउडी ट्रंप नाम से उन्होंने एक कैंपेन भी किया था प्रधानमंत्री मोदी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं ट्रंप। मोदी पिछले अमेरिका के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे चुके हैं, तो ट्रंप भी भारत दौरे पर अब की बार मोदी सरकार की बात कह चुके हैं। और कुछ दिन पहले जब ट्रंप पर हमला हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैसेज में उन्हें अपना दोस्त करके संबोधित किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने पर भारत और अमेरिका की दोस्ती और अधिक परवान चढ़ सकती है। अब दूसरा पहलू देखिए, कमला हैरिस की बात करते हैं। कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं। उनका भारत के साथ गहरा रिश्ता है। साल 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब उन्होंने खुलकर कमला हैरिस की तारीफ की थी और भारतीय कनेक्शन की बात कही थी। वही कमला हैरिस भी भारत के अपने रिश्तों को बहुत गर्व से सबके सामने रखती है। 23 जून 2023 को व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक उस दौरान राष्ट्रीय भोज में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और भारत में अपने दादा दादी के साथ बिताए अनुभव को साझा किया था और बताया था कि वास्तव में मैं आज जो कुछ भी हूं, ये दादा दादी के साथ बिताए गए अनुभव और मां श्यामला के समर्पण और उनके साहस की वजह से है।
ऐसे में भारतीय मूल के कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने पर भी भारत अमेरिका के रिश्ते और अधिक मजबूत हो सकते हैं। ट्रंप और कमला हैरिस में भारत के लिए बेहतर राष्ट्रपति कौन होगा, ये सवाल आपके मन में है। यह हमने पूर्व डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी से जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां जो है वो भारत के ज़्यादा करीब है और भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी की नीतियां भारत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। समस्या ये है कि रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े अनप्रेडिक्टिव हैं। वो कब क्या कह जाएं, कैसे कह जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो अभी अगर कमला हैरिस और ट्रंप में से देखा जाए एज पर्सन, तो मेरे ख्याल से कमला हैरिस बेहतर रहेंगी, क्योंकि कमला हैरिस के समय में हमें ये तो पता रहेगा कि पार्टी की नीतियाँ क्या है, राष्ट्रपति क्या बोल रही हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इससे यह भी तय हो जाएगा कि अमेरिकी H1 वीजा पॉलिसी में बदलाव होगा या नहीं होगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल भारत से जो अमेरिका में लोग बसे हुए हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए H1 वीजा बहुत जरूरी है और ट्रंप हमेशा से ऐसे वीजा के खिलाफ रहे हैं, जबकि कमला हैरिस चाहती हैं कि इस तरह के वीजा दिए जाए और वो भी बिना किसी कैंपिंग के, यानी जिस देश को जितना वीजा चाहिए अमेरिका उसको मुहैया कराए। लेकिन ट्रंप इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में देखा जाए तो कमला हैरिस का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि अगर इस तरह का वीजा नहीं होता तो कमला हैरिस के पैदा होने के वक्त जिस अमेरिका में सिर्फ 12,000 भारतीय मूल के लोग रहते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 30 लाख के पार नहीं हुई होती। कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की थी, पहली एशियाई अमेरिकी है। और अगर कमला हैरिस ट्रंप को हराने में कामयाब हो जाती है तो वो न सिर्फ अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, बल्कि वो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति बन जाएंगी और इससे कहीं के भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारत के चेन्नई शहर की हैं और वो एक कैंसर रिसर्चर थी। साल 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने के लिए बर्कले वो गई थी और यहीं पर कमला की मां की मुलाकात उनके पिता यानी डोनाल्ड जे हैरिस से हुई। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था 94 में और 1964 में हुआ था और कैलिफोर्निया ऑकलैंड में इनका हुआ था। अब कमला जब 7 साल की थी तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद कमला की मां ने अपनी दोनों बेटियों को भारत से जोड़े रखा। ये बहुत बड़ी बात है। कमला की मां अपने दोनों बेटियों को समय समय पर भारत ले आती थी, तमिलनाडु में अपने पैतृक गांव भी ले जाती थी और वहां से उन्हें कनेक्शन जोड़ती थी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में राष्ट्रपति थे तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी। अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में हाउडी ट्रंप शो के दौरान कैसे मोदी और ट्रंप एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए, ये कोई भूला नहीं है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बताया था। आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम में किस तरीके से ट्रंप ने वहां पे भारतीय समुदाय के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है। Namaste. Namaste. Long live India-US friendship. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बदले गए समीकरण को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। The good part is
that we have dealt with both. So the personal chemistry should not be a problem. Now, United States and India relationship is robust. There will always be issues. There can be issues of trade, there can be issues of so many other areas. That will come, and I'm sure today both the polities and democracies are very mature and the relationship has moved ahead. जो बाइडेन के राष्ट्रपति रेस से बाहर हटने और फिर कमला हैरिस का नाम आगे करने पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या कुछ कहा, अब आपको ये बताते हैं। राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। अब मुझे डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद का नामांकन हासिल करना है, चुनाव जीतना है। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी और देश को एकजुट करना है। इसके लिए हमारे पास 107 दिन है और हम मिलकर लड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में जो कुछ होता है वो बोलने से हिचकते नहीं और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। ट्रंप का कहना है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बाइडेन के मुकाबले हराना बहुत आसान होगा। इतना ही नहीं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने बाइडेन को चालाक बताते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिट नहीं थे। और इसी के साथ इंडिया बोल रहा में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होते हैं।